हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम मेश एनालिसिस पढ़ेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को मैं यह कहना चाहूँगा कि इस मेश एनालिसिस को काफ़ी अच्छे से सीखें, क्योंकि ये एनालिसिस, मेश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस, ये दो एनालिसिस हैं। इसको आप अच्छे से अगर सीख जाते हैं तो नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो नोडल एनालिसिस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं काफ़ी अच्छे से। अब इस मेश एनालिसिस को भी काफ़ी अच्छे से सीखेंगे ताकि नेटवर्क एनालिसिस जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी आसान हो जाए आपके लिए। तो देखते हैं मेश एनालिसिस। इस वीडियो में जो जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसका लिस्ट ये है। ये टॉपिक्स वीडियो में जिस टाइम पर शुरू होते हैं उस टाइम को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। प्रत्येक टॉपिक के सामने एक टाइम लिखा होगा जो ब्लू कलर का होगा। उसको जब आप टच करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आप उस टॉपिक को फिर से देख पाएंगे। यह जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। आपको कोई भी टॉपिक आपको देखना रहे तो आप डायरेक्ट उस टॉपिक पर जाके देख पाएंगे और क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं मेश एनालिसिस। जैसा कि इस एनालिसिस के नाम में ही है मेश, तो हम मेश के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। एक वीडियो था जिसमें नोड, ब्रांच, मेश और लूप के बारे में बताया गया था। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं उसमें जाके। मेश एनालिसिस शुरू करने से पहले हम लूप और मेश क्या होता है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो लूप क्या होता है देख लेते हैं। किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कोई भी क्लोज्ड पाथ लूप कहलाता है। जैसे कि ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, इसमें यदि हम इस पॉइंट से शुरू करें, ये वाले पॉइंट से शुरू करें, इसमें जाएं, इसमें चले जाएं, इसमें चले जाएं और यहाँ पर वापस आ जाएं, ये क्या हो जाएगा? लूप हो जाएगा। इसी प्रकार ये लूप हो गया। इसी प्रकार एक लूप और बनेगा ऐसे ये। तो इस प्रकार से इसमें कितने लूप्स बन रहे हैं? 3 लूप्स बन रहे हैं। ठीक है। अब मेश क्या होता है उसको देखते हैं। किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में वे सभी लूप जो किसी दूसरे लूप को नहीं घेरते हैं, है ना। तो इसमें देखते हैं ये वाला जो लूप है, ये वाला जो लूप है, ये किसी दूसरे लूप को तो नहीं घेर रहा है, तो ये मेश हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाला लूप किसी दूसरे लूप को नहीं घेर रहा है, मेश हो जाएगा। लेकिन इस लूप को देखें, ये वाला, ये क्या कर रहा है? इससे पहले जो लूप था ये वाला लूप, और ये वाला लूप उसको क्या कर रहा था? घेर रहा है ना। उसको क्या कर रहा है? घेर रहा है। तो ये क्या होगा? मेश नहीं होगा, केवल लूप होगा ये। तो इसमें कितने मेश हैं? 2 मेश हैं। इसमें कितने मेश हो गए? 2 मेश हो गए। ठीक। तो इस प्रकार इस सर्किट में ए बी, जो ए बी ई एफ और ए, ये क्या है? एक मेश है। और जो बी सी और यहाँ पर डी है, ई है और बी है, ये क्या कराएगा? दूसरा मेश होगा। इस प्रकार सर्किट में लूप जो है, ये दोनों लूप है, ये दोनों लूप है और क्या है? मेश है। अब नेक्स्ट देखते हैं मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस होता क्या है? मेश एनालिसिस जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हम इसको जो सर्किट में उपलब्ध जो मेश रहेंगे केवल उसी पर ये एनालिसिस अप्लाई करेंगे। तो मेश एनालिसिस भी क्या है? सर्किट को एनालाइज करने का एक मेथड है। कोई भी सर्किट रहेगा उसको एनालाइज करेंगे, उसका एक क्या रहेगा? एक मेथड रहेगा। और जो मेश एनालिसिस रहेगा उसको मेश पर तो अप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे अप्लाई करेंगे? तो सर्किट एनालिसिस के इस विधि में सर्किट के सभी मेश पर KVL लगाकर मेश करंट का मान हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि अभी हमने देखा था, इस सर्किट में 2 मेश हैं, ये A B E F A। तो इसमें हम एक मेश करंट मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से I1, और दूसरा क्या है? यहाँ पर B C D E और B क्या है? एक दूसरा मेश है, इस पर हम मेश करंट मान लेते हैं I2। तो इन I1 और I2 का मान ही हम क्या करेंगे? मेश एनालिसिस से कैलकुलेट करेंगे। मेश एनालिसिस वैसे 2 कॉन्सेप्ट से मिलके बनता है, जो KVL का कॉन्सेप्ट पढ़े थे और जो ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाता है? मेश एनालिसिस बन जाता है। इस प्रकार मेश एनालिसिस KVL प्लस ओम्स लॉ होता है। तो मेश एनालिसिस सर्किट में अप्लाई करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उसको समझने से पहले हम जो KVL और ओम्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL। तो किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार क्या होता है?
किसी भी बंद परिपथ या लूप में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग उस परिपथ में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो देखते हैं इस नियम को हम कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ये सर्किट ले रहे हैं, इस सर्किट में हमें केवीएल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका जो डेफिनेशन है उसमें लिखा है बंद परिपथ या लूप। तो ये जो नियम है वो लूप पर अप्लाई होता है। तो मेज़ भी एक लूप ही होता है जो दूसरे लूप को नहीं घेरता है, तो ये मेज़ पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखते हैं एक लूप जो ये है, जो ये वाला लूप है, इस लूप पर हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, चलना शुरू करते हैं इस दिशा में हम चले। एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी हम सर्किट में मान लो ये कोई एलिमेंट है, इसका ये सिरा प्लस है और ये सिरा क्या है, माइनस है, तो हम यहाँ से इसको ऐसे क्रॉस करेंगे इस दिशा में। तो क्या करेंगे, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पहले प्लस में थे, उसके बाद किस में गए, माइनस में गए, है ना। तो हम बोलते हैं कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप हुआ। क्या बोलेंगे, वोल्टेज ड्रॉप हुआ या वोल्टेज कम हुआ। तो कितना कम हुआ, मान लो यहाँ पर V1 वोल्टेज था दोनों के बीच में, तो इसको समीकरण में हम लोग हमेशा -V1 करके लिखेंगे। इसी प्रकार मान लो ये कोई एलिमेंट है, इसको बॉक्स के फॉर्म में दिखा दिया। इस बॉक्स की जगह पर कोई भी एलिमेंट आ सकता है, जैसे कि रजिस्टर है, वोल्टेज सोर्स है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। और इस एलिमेंट के सिरों पर वोल्टेज कुछ इस तरीके से रहा और हम जा रहे हैं इधर से जा रहे हैं, हमने इसको ऐसे जाया, ऐसे क्रॉस किया, हम यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गए। तो हम कहाँ से कहाँ गए, अगर देखें तो यहाँ पर माइनस था, उससे हम प्लस में गए। तो हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज राइज हुआ। मान लो V1 वोल्टेज था, उसको क्रॉस किया और उसके माइनस से हमने प्लस में गए, तो हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज राइज हुआ। तो समीकरण में कैसे लिखेंगे, +V1 करके लिखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जब हम माइनस से प्लस में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, +V1। प्लस से माइनस में जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, -V1। मतलब जो वोल्टेज V1 क्या है, जो दोनों के बीच वोल्टेज रहेगा वो है ऐसे। ठीक है, प्लस से माइनस में जाएंगे तो माइनस, मतलब हम जहाँ पर लास्ट में पहुँच रहे हैं वही साइन लगा रहे हैं। माइनस में पहुँचे तो माइनस लगा दिए, लास्ट में प्लस में पहुँचे तो प्लस लगा दिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम एक करते यहाँ पर पहुँचे, अब यहाँ से पहुँच के हम यहाँ पर पहुँचना है हमें, तो हम इस एलिमेंट को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। इस एलिमेंट है उसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो कहाँ से कहाँ जाएंगे, माइनस से प्लस में जाएंगे। प्लस में पहुँच रहे लास्ट में, जो 15 वोल्ट है उसको प्लस करके लिख देंगे, +15। अब फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ऐसे यहाँ पर पहुँचे। अब इसको भी क्रॉस करके हम यहाँ पर पहुँचेंगे। तो प्लस से माइनस में जा रहे हैं, लास्ट में किस में पहुँच रहे हैं, माइनस में। और कितने वोल्टेज को क्रॉस कर रहे हैं, V1 को क्रॉस कर रहे हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर -V1 हो जाएगा। फिर से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पहुँचे। अब यहाँ से हम यहाँ पर पहुँचेंगे, तो यहाँ हम किसको क्रॉस कर रहे हैं, प्लस था उससे माइनस में जा रहे हैं, लास्ट में कहाँ पहुँच रहे हैं, माइनस में पहुँच रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे इसको, -V2। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पहुँचे। अब यहाँ पर पहुँच के इसको क्रॉस करके यहाँ पर पहुँचेंगे, तो प्लस से माइनस में जा रहे हैं, लास्ट में किस में पहुँच रहे हैं, माइनस में पहुँच रहे हैं। जो 10 वोल्ट है उसको माइनस करके लिखेंगे इस प्रकार से। अब इससे आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से, और हम उसी पॉइंट पर वापस आ गए। जैसे ही उस पॉइंट पर वापस आएंगे, हम इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, =0 कर देंगे। तो ये हमारा केवीएल इक्वेशन हो गया इस लूप के लिए। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे लूप में देखें तो ये वाला एक लूप है ना। इस लूप पर हम केवीएल अप्लाई करते हैं। तो कोई भी एक पॉइंट इस पर चुन लेते हैं पहले। मान लीजिए हमने ये पॉइंट चुन लिया है। अभी हम इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं, हम इस दिशा में से बढ़ रहे हैं, इधर गए। अब हम यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, तो माइनस से प्लस में जा रहे हैं, लास्ट में कहाँ पहुँच रहे हैं, प्लस पे पहुँच रहे हैं। कितने वोल्ट को क्रॉस किया है, 10 वोल्ट को क्रॉस किया है, तो लिख देते हैं +10। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से पहुँचे यहाँ पर पहुँचेंगे। अब माइनस से किस में जा रहे हैं, ये माइनस से हम प्लस में जा रहे हैं, ये प्लस में जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे इसको, लास्ट में प्लस में पहुँच रहे हैं तो
V2। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर जाएंगे तो प्लस से माइनस में जा रहे हैं, लास्ट में कहाँ पहुँच रहे हैं, माइनस में पहुँच रहे हैं, तो ये माइनस V3। इसी प्रकार इधर भी ऐसे प्लस से माइनस में यहाँ पर पहुँचे, लास्ट टाइम माइनस में पहुँच रहे हैं तो क्या लिख देंगे, माइनस V4। और हम ट्रेवल करते करते उसी पॉइंट पर वापस आ गए, इस पॉइंट पर हम वापस आ गए तो क्या लिख देंगे इसको, इक्वल टू 0। इस प्रकार ये क्या हो गया, इस लूप के लिए, ये वाला लूप था उसके लिए क्या हो गया, ये केवीएल इक्वेशन हो गया। हम चाहें तो इस लूप के लिए भी क्या कर सकते हैं, केवीएल इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ देखते हैं। स्थिर दाब पर किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, I इक्वल टू V/R या V इक्वल टू RI। अब जब हम इसको मेश एनालिसिस में अप्लाई करेंगे तो क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं उसको देखते हैं। मूल रूप से 2 कंडीशंस हो सकते हैं। तो पहला कंडीशन है, मान लीजिए इस प्रकार से कोई रजिस्टर R है, इसमें करंट इस दिशा में फ्लो हो रही है I। तब एक बात याद रखेंगे, जब भी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी तो ये रजिस्टर है उसमें जो वोल्टेज जनरेट होगा तो उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी उसको देखते हैं। तो देखो, जिधर से करंट इंटर कर रहा है, करंट यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहा है ना, इस दिशा में। ठीक है, तो इस पॉइंट से क्या कर रही है, वो इंटर कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से इस पॉइंट से बाहर निकल रही है इस रजिस्टर से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। और मान लेते हैं कि इसके बीच जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसकी वैल्यू है V। तो ओम्स लॉ से इन सब के बीच रिलेशन क्या हो जाएगा, I V और R के बीच में V इक्वल टू होगा IR। मेश एनालिसिस में हम ऐसे अप्लाई करेंगे, पोलैरिटी भी ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे प्लस माइनस का। एक कंडीशन और हो सकता है, उसको देखते हैं। अगर कोई रजिस्टर इस प्रकार से है, इसमें करंट विपरीत डायरेक्शन, पहले वाले कंडीशन के विपरीत डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो पहले वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं। अगर करंट क्या रहे, इसी प्रकार से ऐसे फ्लो होते रहेगा तो करंट इस पॉइंट से इंटर कर रही है और इस पॉइंट से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो जिस पॉइंट से इंटर करेगी, मतलब ये वाला पॉइंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और जिस पॉइंट से बाहर निकल रही है, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ से बाहर निकल रही, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और मान लीजिए इसके बीच वोल्टेज ड्रॉप V हो रहा है, तो इसके बीच में भी रिलेशन क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR। ठीक है, जो वोल्टेज V रहेगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, IR, ओम्स लॉ से। तो इसका ध्यान रखेंगे, ये जब मेश एनालिसिस हम अप्लाई करेंगे तो ये बार बार उपयोग होगा, तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ जाइए। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेप्स फॉर मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस किसी सर्किट में अप्लाई करने के कौन कौन से स्टेप्स होंगे उसको देखते हैं। मेश एनालिसिस में मुख्य रूप से 3 स्टेप्स होते हैं। इन्हीं 3 स्टेप्स को हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। तो पहला देखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में क्या है, सर्किट में सभी संभव मेश को मार्क कर लेना है। तो ऐसे में मेश क्या होगा, ऐसा लूप होगा जो किसी दूसरे लूप को ना घेरे। तो सर्किट में ऐसा जहाँ जहाँ भी रहेगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ये एक सर्किट ले रहे हैं, इस सर्किट में हम जितने भी पॉसिबल मेश होंगे उसको मार्क कर लेते हैं। तो देखिए, एक मेश ये है और एक मेश ये है, इसमें 2 ही मेश है। वापस उसी पॉइंट पर आ जाएंगे, यहाँ पर जिसमें 2 मेश है हमने मार्क कर लिया। हम नेक्स्ट क्या है, स्टेप 1 का पार्ट 2, प्रत्येक मेश को मेश करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देना है। तो हम मेश करंट दे देते हैं, इसको मानना है उसको मेश करंट को। अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस मेश के लिए हम करंट मान ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम क्या मान रहे हैं, करंट है वो इस दिशा में ऐसे इस मेश में रोटेट हो रही है। ठीक है, तो हम इसको मान ले रहे हैं I1 करंट, और इस वाले मेश में हम करंट मान ले रहे हैं I2 करंट, और हम मान रहे हैं कि जो करंट है वो इस डायरेक्शन में ऐसे
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रही है। इसमें I1 है, इसमें I2 है। तो ये स्टेप 1 का पार्ट 2 हो गया। स्टेप 1 का पार्ट 3, सर्किट के सभी एलिमेंट जैसे कि रेजिस्टर है या फिर कोई दूसरा एलिमेंट रहे पर हम वोल्टेज की पोलैरिटी प्लस माइनस अंकित कर वैल्यू मान लेना है। इस वाले लूप में यहाँ पर एक ये एलिमेंट है, ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है, इस पर पोलैरिटी है प्लस माइनस, वो पहले से ही अंकित है। वैसे ही यहाँ पर पहुँचे तो रजिस्टर यहाँ पर अंकित नहीं है, यहाँ पर पहुँचे यहाँ पर अंकित नहीं है, और यहाँ पर पहुँचे इसमें अंकित है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सभी में वोल्टेज अंकित करनी है और उसकी पोलैरिटी माननी है। तो हमें किस में मानना पड़ेगा, इसमें मानना पड़ेगा, इसमें मानना पड़ेगा। यहाँ पर ये वाला है, उसमें भी मानना पड़ेगा, इसमें भी मानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जब पोलैरिटी डिसाइड करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि जो ये करंट है, लूप करंट, ये लूप करंट ऐसे फ्लो हो रही है इसमें, और इसमें ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर पोलैरिटी मार्क करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि ये इधर से ऐसे जा रही है, तो उसके अनुसार इस वाले रजिस्टर के लिए हम प्लस माइनस अंकित करेंगे। अब देखते हैं, करंट है वो इस दिशा में ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है, ऐसे फ्लो हो रही मतलब यहाँ से इंटर कर रही, यहाँ से बाहर नहीं कर रही। तो जहाँ पर इंटर करती वहाँ पर क्या होता है, रजिस्टर में प्लस होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाए, जहाँ से बाहर निकल रही है वहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। मान लेते हैं 5 ओम का जो रजिस्टर है उसके क्रॉस जो वोल्टेज है V1 है। इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है। तो इसमें देखें इस दिशा में जा रही है, तो यहाँ पर से इंटर कर रही, यहाँ पर से बाहर निकल रही। तो जहाँ से इंटर करेगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, और जहाँ से बाहर निकलेगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। मार्क करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर वोल्टेज मान लेते हैं V2। अब नेक्स्ट, इसमें करंट है, ऐसे फ्लो हो रही है। तो अब इस वाले रजिस्टर को ले रहे हैं, इसमें ऐसे जा रही करंट, ऐसे जा रही है। तो यहाँ से इंटर कर रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है। तो जहाँ इंटर करेगी वहाँ पर प्लस, जहाँ पर बाहर निकलेगी वहाँ पर माइनस। तो लिख देते हैं प्लस माइनस, और यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू मान लेते हैं V3। अब एक रजिस्टर बच गया है जो क्या है, कॉमन है। इस वाले रजिस्टर को देखें तो ये इस मेष के लिए और इस मेष के लिए क्या है, कॉमन है। तो इसमें हम वोल्टेज कैसे डिसाइड करेंगे, जो करंट है वो इसमें ऐसे, इसमें तो I1 फ्लो होगी, इसमें भी I1 फ्लो होगी, ये तो डिसाइडेड है ऐसे। लेकिन इसमें I1 होकर इधर से फ्लो हो रही है, और इसी ब्रांच से I2 भी ऐसे फ्लो हो रही है। तो इसमें I1 और I2 दोनों फ्लो हो रही है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं करंट का डायरेक्शन है वो इस वाले ब्रांच में इधर की ओर है, इधर की ओर है। मतलब क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 है, हमेशा ऐसे ही मानेंगे। ठीक है, इधर जो I1 रहेगा ये I1 रहेगा, और इधर I2 रहेगा। तो करंट की डायरेक्शन इधर मानेंगे, इस डायरेक्शन में मानेंगे, और जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो I1 माइनस I2। ये अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसे फ्लो हो रही है और ये ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस I1 माइनस I2। अब जब करंट इधर फ्लो हो रही है तो यहाँ से इंटर हो रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वोल्टेज की वैल्यू आप क्या मान लोगे, V4। तो स्टेप 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। हमने स्टेप 1 के जो 3 पार्ट्स थे वो तीनों पार्ट्स को हमने इसमें क्या कर दिया, मार्क कर दिया। अब देखते हैं मेश एनालिसिस के स्टेप 2 में हमें क्या करना है। तो स्टेप 2 में हमें क्या करना है, प्रत्येक मेश पर निम्नलिखित प्रोसेस को क्रमशः अप्लाई कीजिए। तो स्टेप 2 को हमने 3 पार्ट में, ऐसे 3 पार्ट में, ये और ये 3 पार्ट में हमने क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, मेश पर कोई भी एक मेश ले लेना है, उस पर हम क्या करना है, KVL अप्लाई करना है, और एलिमेंट के वोल्टेज जैसे कि जो हम V1 V2 ऐसा माने हैं, या फिर जो वोल्टेज सोर्स होगा उसका तो ऑलरेडी वैल्यू होगा, उसके टर्म में हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। जैसा कि हमने अभी KVL में देखा था कैसे हम कोई लूप रहेगा उसमें हम KVL लगाएंगे, तो वैसे ही हम क्या करेंगे कि इक्वेशन प्राप्त करेंगे। तो इसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो मेश को पहचानने के लिए हम क्या कर दे रहे हैं, इसको मेश 1 मान ले रहे हैं और इसको मेश 2। अब क्या करेंगे, मेश 1 पर KVL अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, जिस मेश पर हमें या जिस लूप में हमें अप्लाई करना है उसमें कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब एक दिशा में हम चलना शुरू करते हैं, यहाँ पर पहुँचे और पहुँच के यहाँ पर नेक्स्ट पहुँचेंगे। जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो माइनस से प्लस में जाएंगे। फाइनली हम प्लस पर पहुँच रहे हैं तो क्या लिख देंगे, +15।
आगे बढ़ते हैं इससे, यहाँ पर भी प्लस से माइनस में पहुँच रहे हैं। कितने वोल्टेज को क्रॉस करेंगे, V1 को, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, माइनस में पहुँच रहे हैं तो माइनस V1। आगे बढ़ते हैं, ऐसे पहुँचे, यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर क्या है, प्लस से माइनस में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस में पहुँच रहे हैं तो माइनस लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, V4 ड्रॉप हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, इधर आगे बढ़े ऐसे, ठीक, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर पहुँचेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो हम प्लस से माइनस में जा रहे हैं, फिर से माइनस पहुँच रहे हैं तो यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 10 वोल्ट, तो यहाँ पर लिख देंगे 10। अब फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम उसी पॉइंट पर वापस आ गए तो हम इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ये मेष 1 के लिए हमने KVL लिख लिया। इसी प्रकार हम मेष 2 के लिए भी क्या करते हैं, KVL लिखते हैं। तो अब मेष 2 के लिए KVL इक्वेशन लिखेंगे। तो मेष 2 में भी कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब हम एक दिशा में हमें चलना शुरू करना है, इस दिशा में हम चलना शुरू करते हैं। ऐसे चलते चलते हम यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। तो इसको क्रॉस करेंगे तो कहाँ से कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, माइनस से प्लस, प्लस में पहुँच रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, प्लस, और कितने वोल्टेज को क्रॉस कर रहे हैं, 10 को, तो प्लस 10 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पहुँचे, फिर नेक्स्ट कहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर। तो हम इसको क्रॉस कर रहे हैं, तो इसको क्रॉस कर रहे हैं कहाँ, माइनस से प्लस में जा रहे हैं, माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, प्लस V4। अब आगे बढ़ते हैं, इधर से आगे बढ़ते हैं, ऐसे यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर प्लस है और आगे बढ़ेंगे तो माइनस में पहुँचेंगे। फाइनल में कहाँ पर पहुँच रहे हैं, माइनस में पहुँच रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो क्या लिखेंगे, माइनस करके लिखेंगे, कितना, माइनस V2। आगे बढ़ते हैं इससे, यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर प्लस है, आगे बढ़ेंगे तो माइनस में पहुँचेंगे। तो प्लस से माइनस में जा रहे हैं, यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, कितने वोल्टेज को क्रॉस कर रहे हैं, V3 को क्रॉस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस V3। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम उसी पॉइंट पर वापस आ गए तो इसको इक्वेशन को क्या कर देंगे, 0, इस प्रकार से। तो हमने मेष 2 के लिए भी क्या कर लिया, KVL इक्वेशन लिख लिया। दोनों के लिए हमने क्या कर लिया, मेष इक्वेशंस लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या है, V1 है, V2 है, V3 है और V4 है। इसकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करेंगे। ये हम किससे करेंगे, ओम्स लॉ से करेंगे। ये ओम्स लॉ है, उससे करेंगे। तो ओम्स लॉ से देखते हैं, जो यहाँ पर V1 है, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये V1 है, ठीक। तो V इक्वल टू क्या होता है, RI होता है। तो R की वैल्यू यहाँ पर कितनी, 5। I की वैल्यू कितनी है, यहाँ से I1 करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ से भी I1 करंट फ्लो होगी। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, V1 इक्वल टू RI, R की वैल्यू 5, करंट कितना हो रहा है, I1। तो इस तरीके से V1 इक्वल टू क्या हो गया, 5I1। V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब V2 कहाँ पर है, ये V2 है। V2 में भी क्या है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रही है, इस लूप में I2 करंट फ्लो हो रही है तो इससे भी I2 करंट फ्लो हो रही है, ठीक। वोल्टेज कितना है, V2, रेजिस्टेंस कितना है, 6। तो इस प्रकार से V2 इक्वल टू हो जाएगा 6I2। V3 इक्वल टू क्या होगा, अब V3 यहाँ पर है, यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये I2 करंट फ्लो होती है इसमें, तो ऐसे, तो यहाँ से भी I2 करंट फ्लो हो रही है। V3 है और यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 4 ओम है। तो V3 का मान क्या हो जाएगा, 4I2। V4, अब देखो जो V4 है, ये V4 है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितना फ्लो हो रही है, I1 माइनस I2। इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पर करंट है I1 माइनस I2 और यहाँ पर वोल्टेज कितना है, V4, और रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। तो इस तरीके से V4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10I1 माइनस I2। तो
इस तरीके से V1, V2, V3 और V4 का मान हमें मिल गया है। इस तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम जहाँ जहाँ V4, V1, जहाँ V2 है वहाँ पर इसकी वैल्यूज़ रख देंगे और हमें एक नया इक्वेशन प्राप्त होगा। वही क्या होगा, मेश इक्वेशन होगा। तो रख देते हैं वैल्यूज़, जैसे कि इसमें रख देंगे पहले वाले मेश इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, 15 V1 का वैल्यू कितना है 5I1, V4 का वैल्यू कितना है 10I1 माइनस I2, 10I1 माइनस I2 और -10 इक्वल टू 0। इसी प्रकार मेश 2 का जो KVL इक्वेशन मिला था उसमें भी हम V4, V2 और V3 का मान रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा देखते हैं, 10 V4 का मान कितना है 10 इंटू I1 माइनस I2, 10I1 माइनस I2। V2 का मान रख देते हैं यहाँ पर, तो 6I2 हो जाएगा, 6I2। V3 का मान रख देते हैं, तो V3 का मान है 4I2 इक्वल टू 0। इस तरीके से तो अब हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं नाम, इसको हम इक्वेशन 1 दे दे रहे हैं, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा स्टेप कंप्लीट हुआ। हमारे पास 2 मेश था, तो हमें यहाँ पर इस तरीके से 2 मेश इक्वेशन प्राप्त हुए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 को हम 4 पार्ट में समझ सकते हैं। सर्किट में जितने मेश होंगे उतने ही मेश इक्वेशन प्राप्त होंगे। जैसे कि पहले वाले सर्किट में 2 मेश थे और हमें 2 मेश इक्वेशन कुछ इस प्रकार से, ऐसे और इस प्रकार से प्राप्त हुआ था। जितने भी मेश इक्वेशन मिले हैं उन सब का हम क्या करेंगे, सरलीकरण, सिंप्लीफाई करेंगे उसको और नया मेश इक्वेशन प्राप्त करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारा क्या है, मेश इक्वेशन। तो जो पहला इक्वेशन है, जो ये ब्रैकेट है उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये माइनस है, वो इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो -10I1 हो जाएगा, और ये माइनस इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, माइनस माइनस, और हमें यहाँ पर +10I2 मिलेगा। तो इस प्रकार 15 माइनस 5I1 माइनस अभी 10I1 हो जाएगा, 10I1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और -10 माइनस I2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये +10I2 हो जाएगा, और -10 इक्वल टू 0। अब इसमें देखें, यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है और यहाँ पर 10 ऐसा है ना। तो जहाँ जहाँ I1 और I1 है उसको देखते हैं, वहाँ उसको क्या कर लेते हैं, उसमें कॉमन निकाल के जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 15, दोनों में -I1 को कॉमन निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, 5 + 10 हो जाएगा ये, और ये I2 10 इक्वल टू 0। अब 5 + 10 क्या हो जाएगा, 15। तो हमें क्या मिल जाएगा, 15I1 + I2 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो ये 15 है और ये 10 है, इसको भी हम लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ पर +15 और -10 कितना हो जाएगा, 5। तो इसको भी लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस +I2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, +5 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें सिंप्लीफाई तब तक करते जाना है जब तक हमें एक I1 और एक I2 ना मिल जाए। ठीक है, जैसे ही इक्वेशन में ऐसा मिलेगा वहाँ पर हमें रुक जाना है, वहाँ पर रुक जाएंगे और क्या करेंगे, जो I1 है उसको पहले लिखेंगे, I2 वाला टर्म रहेगा उसको दूसरे में लिखेंगे, और जो कांस्टेंट वाला टर्म है जैसे कि यहाँ पर 5 है उसको ट्रांसफ़र करके इस साइड रख देंगे। पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस से इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से तो ये हमारा एक नया इक्वेशन मिला है, इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं। इसी प्रकार हम इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 में क्या है यहाँ पर ये, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो 10 है उसको हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई बस करेंगे, बाकी जस्ट का तस हम लिखेंगे। तो समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, 10I1 10I2 6I2 4I2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जो ये I1 है
देखो यहाँ पर 3i2 है, ठीक है। इन तीनों i2 को हम जोड़ देंगे, जैसे कि यहाँ पर -10 -6 क्या हो जाएगा -16, और -16 प्लस -4 क्या हो जाएगा -20, तो क्या हो जाएगा टोटल मिला के सभी -20i2। तो लिख लेते हैं इसको 10i1 -20i2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जो ये कांस्टेंट टर्म है उसको पक्षांतर करके इक्वल टू साइड में ले जाएंगे, तो इधर प्लस है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -10। तो इस प्रकार से हमें दो इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन 2 से एक नया मेस इक्वेशन मिला, इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। ये इक्वेशन मिला है इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब इसको हम जो इक्वेशन सॉल्विंग मेथड था जो हमने पढ़ा था, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, क्रेमर्स रूल पढ़ा था और साइंटिफिक कैलकुलेटर मेथड पढ़ा था, उससे हम इन दोनों इक्वेशन को 3 और 4 को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और उससे हमें i1 और i2 की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर मेथड से इसको सॉल्व करते हैं तो फिर यहाँ पर i1 को हम x से रिप्लेस कर देंगे और i2 को y से रिप्लेस कर देंगे, जिससे हमें क्या होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर में वैल्यूज़ रखेंगे और हमें क्या हो जाएगा i1 और i2 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार हम एलिमिनेशन मेथड और क्रेमर्स रूल से भी हम इस इक्वेशन 3 और 4 को हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार इक्वेशन को सॉल्व करने से i1 का मान 1 एम्पियर और i2 का मान 1 एम्पियर प्राप्त होता है। अब मेश एनालिसिस की सहायता से इस सर्किट को सॉल्व कीजिए। इसमें आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, i1 और i2 की वैल्यू क्या आएगी। आपको मेश एनालिसिस लगाना है और ये वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। तो आज हमने मेश एनालिसिस के स्टेप्स और उसके लिए जो आवश्यक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में देखा। हमने देखा कि मेश एनालिसिस को अप्लाई करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। इन 3 स्टेप को हम समराइज़ कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टेप 1 है, सर्किट के जितने भी मेश रहेंगे उसको हम क्या करेंगे पॉइंट करेंगे, मार्क कर लेंगे, और उन सभी मेश को हम क्या करेंगे मेश करंट देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्या करेंगे सभी एलिमेंट जितने भी एलिमेंट रहेंगे उसकी पोलैरिटी, वोल्टेज की जो पोलैरिटी रहेगी उसको अंकित कर देंगे और एक वोल्टेज का मान लेंगे, जैसे कि V1 V2 ऐसा मान लेंगे। ये हमारा क्या है स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या होगा, प्रत्येक मेश जितने भी मेश हमें मिले रहेंगे उसमें हम KVL अप्लाई करेंगे, जिससे हमें V1 V2 ऐसे के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा। अब उसमें जो V1 V2 ऐसे रहेगा उसको हम ओम्स लगाकर I1 I2 के फॉर्म में इक्वेशन को प्राप्त करेंगे, और यही इक्वेशन क्या हो जाएगा मेश इक्वेशन हो जाएगा। अब जितने भी मेश इक्वेशन प्राप्त होंगे उन सभी मेश इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें I1 I2 और I3 की वैल्यू प्राप्त होगी। ये 3 स्टेप्स हैं। इस प्रकार आज के सेशन में हमने मेश एनालिसिस किसी सर्किट में कैसे अप्लाई करते हैं उसको देखा, और अलग अलग स्टेप्स से एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके भी देखा। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।